हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इटली का एकीकरण होता है जो कि राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देता है, और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से होता है हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण होता है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसा क्या था? तो प्रसा जर्मनी का ही एक शक्तिशाली राज्य था। प्रसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था जिसका कि राजा विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम कौन थे? तो प्रसा के सम्राट, या फिर आप उनको राजा भी बोल सकते हैं। तो विलियम प्रथम कौन थे? वे प्रसा के राजा थे। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि प्रसा के नेतृत्व में ही पूरे जर्मनी को एकजुट में बांध देना है, मतलब पूरे जर्मनी का एकीकरण करना है। किसके नेतृत्व में? तो प्रसा के नेतृत्व में। ठीक है। बिस्मार्क कौन थे? तो बिस्मार्क जर्मनी के ही बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इनका जन्म होता है ब्रेडेनबर्ग में। जर्मनी का ही ब्रेडेनबर्ग एक स्थान है, यहीं पे इनका जन्म होता है बिस्मार्क का। और इनका जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। ये प्रसा के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। किनके द्वारा बनाए गए थे? तो ये विलियम प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। विलियम प्रथम ने ही इनको प्रसा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1862 ईस्वी की बात है। 1862 ईस्वी में विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। और इनके कार्य से ये इतने प्रभावित थे कि इनको बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने क्या किया था? बाजीगर की संज्ञा दी थी। बाजीगर एक प्रकार की उपाधि हो गई है, ठीक है ना। तो बाजीगर की संज्ञा किसने दी थी? विलियम प्रथम ने। किसको दी थी? तो बिस्मार्क को। ओके। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया था? तो उसने रक्त तथा लौह की नीति को अपनाया था। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है। तो रक्त एवं लौह की नीति को उसने अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि उनका मानना था ऐसा कि विचारों के आधार पे आजकल जो है क्रांति आने वाली समाज में नहीं है। अगर हमको पूरे जर्मनी को एकीकृत करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो रक्त और लौह की नीति अपनानी होगी। जब तक जो है रक्त तथा लौह की नीति हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक कूटनीति नहीं आएगी, और कूटनीति नहीं आएगी तो फिर जो है हम लोग जंग जीत नहीं पाएंगे। ओके। तो इन्होंने क्या किया? बिस्मार्क ने रक्त तथा लौह की नीति को अपनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बिस्मार्क के द्वारा क्या क्या किया गया था। बिस्मार्क ने क्या क्या किया कूटनीति के द्वारा, जो कि यूरोप में ये बदलाव आया और खास करके जर्मनी का एकीकरण में सहायता प्रदान किया था। डेनमार्क के साथ युद्ध करना पड़ा। चूंकि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क प्रसा का क्या था? प्रधानमंत्री था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि डेनमार्क के साथ युद्ध किया। क्यों युद्ध किया? युद्ध करने का कारण था फ्रेंड्स कि दो स्थान थे। एक का नाम था सेल्सविग और दूसरे का नाम था हास्टलिन। ये दोनों जो स्थान था ये प्रसा के अधीन ही था, लेकिन ये क्या किया गया था? तो डेनमार्क में पड़ता था। इसमें क्या होता कि जर्मन क्षेत्र के बहुत सारे लोग रहते थे। किस जगह पे? सेल्सविग और हास्टलिन जगह पे। ठीक है। जो कि हिस्सा किसका था? प्रसा का, लेकिन उस पर अधिकार किसका था? डेनमार्क का। ओके। लेकिन डेनमार्क से लड़ाई कैसे किया जाए? तो डेनमार्क से लड़ाई डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि करना चाहा। वो बोले क्या कि ऑस्ट्रिया के साथ हम मिल जाते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग? डेनमार्क से अपना जो क्षेत्र है सेल्सविग और हास्टलिन, ये दोनों क्या करेंगे? ले लेंगे। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि डेनमार्क और प्रसा के बीच में 1864 ईस्वी में लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीतता है? प्रसा जीतता है। ठीक है। नीचे के और भी जो भी युद्ध हैं, इस सभी युद्धों में प्रसा ही जीतता है। ओके। अब हम लोग आते हैं गैस्टिन की संधि, जो कि होता है 1865 ईस्वी में। गैस्टिन की संधि कब होती है? 1865 ईस्वी में।
इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया को जो दिया गया था इसी के संधि के तहत दिया गया था ये क्षेत्र, ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया गया था, गैस्टिन की संधि, जिसमें ये बताया गया था प्रसा के द्वारा ऑस्ट्रिया को कि आप हास्लिन क्षेत्र जो है वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डेनमार्क से लड़ाई करने में हमारी मदद की थी। ठीक है, तो हास्लिन तो देना था, लेकिन फिर दिमाग में आया इनका, किनको, बिस्मार्क के दिमाग में आया कि अरे यदि इसको हम दे देंगे तो फिर तो वो मेरा क्षेत्र होगा नहीं, फिर हमको लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फिर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में युद्ध लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इन्होंने टारगेट बना लिया ऑस्ट्रिया को, लेकिन समर्थन किसका ले लिया? फ्रांस का। जबकि एक बात जान जाइए कि फ्रांस से ही ऑस्ट्रिया को, सॉरी, फ्रांस से ही बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर लगता था। बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? फ्रांस से ही। तो इसने क्या किया कि अगर सोचा कि अगर हमको ऑस्ट्रिया को हराना है और अपने क्षेत्र हास्लिन को अपने कब्जे में करना है तो हम क्या करते हैं, कूटनीति का सहारा लेते हैं और फ्रांस को इसमें अटैचमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, फ्रांस को इस युद्ध में क्या किया गया, इनके द्वारा इंक्लूड किया गया। ठीक, कौन सा युद्ध था ये? तो ये युद्ध था फ्रेंड्स सेडोवा का युद्ध, जो कि होता है 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध होता है, जो कि होता है किसके बीच में? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में भी क्या होता है, तो ऑस्ट्रिया को हराया जाता है और प्रसा ही विजयी होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में कौन सी लड़ाई होती है? सेडोवा का युद्ध। ठीक है, जिसमें कि सपोर्ट किसका मिलता है? फ्रांस का। किसको मिलता है? तो प्रसा को। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, जब ऑस्ट्रिया हार जाता है तो अब क्या होता है कि कुछ बचा हुआ क्षेत्र जो कि प्रसा का था और जर्मनी में ही पड़ता था, उस क्षेत्र पे फ्रांस का भी अधिकार किया हुआ था, लेकिन फ्रांस से तो उस जमीन को लेना था, तो कैसे लिया जाता? उसके लिए फिर से जो है अब बिस्मार्क ने क्या किया कि बिस्मार्क के पास तो अब कोई कूटनीति बचा नहीं, तो उसने सोचा कि चलो अब एक टक्कर जो है लड़ लिया जाए। किससे लड़ लिया जाए? तो फ्रांस से ही लड़ लेते हैं। ओके, तो फ्रांस से लड़ लिया, और उस समय फ्रांस में जो है नेपोलियन तृतीय का शासन चल रहा था। ठीक है, और उस युद्ध को हम लोग जानते हैं 1870 ईस्वी के सेडोन के युद्ध से। और ये युद्ध किसके किसके बीच होता है फ्रेंड्स? तो फ्रांस एवं प्रसा, फ्रांस एवं प्रसा के बीच होता है। कौन सी लड़ाई? सेडोन का युद्ध। ठीक है, और इसमें जो है नेपोलियन तृतीय क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। समझ गए फ्रेंड्स, नेपोलियन तृतीय क्या करता है? इसमें आत्मसमर्पण कर देता है। और इस तरह से जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। जब नेपोलियन ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि पूरे जर्मनी को एकजुट में कर दिया जाता है, और फिर बारी आती है किसकी? विलियम प्रथम की। अब विलियम प्रथम का राज्याभिषेक होना होता है, तो राज्याभिषेक होता है 1871 ईस्वी में। ठीक है, और राज्याभिषेक जैसे ही होता है तो विलियम प्रथम को क्या बना दिया जाता है? जर्मनी का चांसलर, सॉरी, जर्मनी का सम्राट। ठीक है, डेट इसका नोट कर लेंगे, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को क्या होता है कि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और ये जो भव्य समारोह होता है राज्याभिषेक का, ये कहाँ होता है? तो ये होता है वर्साय के महल में। ठीक है, वर्साय के महल में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरे जर्मनी को एकजुट कर दिया जाता है। और इसमें जो है क्या होता है कि 10 मई 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी को एक संधि होती है, जिस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की
ठीक है। ये किसके साथ होता है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है फ्रांस और प्रसा दोनों के बीच में, और इसी संधि के बाद जो है संपूर्ण जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है, जिसमें कि उत्तरी भाग उत्तरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र दोनों को मिला के संपूर्ण जर्मनी बना दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इटली का एकीकरण हो चुका था, उसके बाद जो है फिर जर्मनी का एकीकरण होता है, और इस ढंग से आप लोग का पहला चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है उसको मैं अलग से डील करवाऊंगा। एक एक प्रश्न का जो है मैं अच्छा से सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। ओके।